हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आज की इस पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सुबह का नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और कई सारे टॉपिक्स, जिनमें एक तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल हमने महासागरों के बारे में पढ़ा था, तो मैंने साथ ही आपको कहा था कि सागर एक और टॉपिक है जिससे एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यानी आज हम सबसे पहले तो प्रमुख सागर जो भी है उनको देखेंगे, उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी भारत की प्रमुख फसलें हैं, उनका क्या समय काल है, उनको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। इसी के साथ भारत की जो कृषि है उनसे संबंधित जो विधियां हैं उनको जानेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में जानेंगे कृषि से संबंधित। तो यानी कृषि वाला चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। कल हम मृदा और इंडियन सोयल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स कल कवर होंगे। तो यानी ये जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है लगभग समाप्ति की ओर है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी आज की इस मज़ेदार कक्षा की। तो सबसे पहले हम जानेंगे सागर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सागर से संबंधित जो प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वो हमने कल जब हम महासागर से संबंधित प्रश्न लगा रहे थे उनके साथ ही हमने इसके भी क्वेश्चंस को वहीं पर इंक्लूड कर लिया था। अगर आपने ध्यान से क्लास ली होगी तो आपको ये सभी चीजें याद होंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कैरेबियन सागर की। कैरेबियन सागर फेमस है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की यहाँ से आशा रहती है क्योंकि ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? आप बताएंगे कैरेबियन सागर है विश्व का सबसे गहरा सागर। कितना गहरा है? तो लगभग 7,686 मीटर गहरा है। कौन सा सागर? कैरेबियन सागर। याद रहेगा, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? कैरेबियन सागर है। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो भूमध्य सागर की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये सबसे बड़ा सागर है। इसी के साथ इसमें आपको एक और फैक्ट जानना है जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है 2016 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। कल हमने ये क्वेश्चन जाना था, है ना। तो वही मैं बताती हूँ आपको कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन सा है। आप बताएंगे भूमध्य सागर, ठीक है। तो यूरोप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा सागर? तो आप बताएंगे भूमध्य सागर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रिपीट हो सकता है। आगे बात करेंगे, तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? काला सागर। काला सागर कहाँ स्थित है? काला सागर आपका यूरोप में स्थित है। इसके बारे में इतना ही जानिए। आगे चलते हैं, जिसके बारे में जितना जानना होगा उतना ही हम जानते हुए चलेंगे। चौथा है मृत सागर। मृत सागर इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मृत सागर सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए किसे कहते हैं, ठीक है। मृत सागर किसे कहते हैं? तो जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाए, ऐसा सागर जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाए, सबसे ज्यादा नमकीन हो, वो वाला सागर मृत सागर कहलाता है। तो ये मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। साथ ही इसके संबंधित एक और फैक्ट है कि वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता जो है वो मृत सागर में पाई जाती है। यानी वान झील में सबसे ज्यादा, अगर उसके बाद किसी सागर में सबसे अधिक लवणता मिलती है तो उसका नाम फिर दूसरे नंबर पर मृत सागर में आता है। और अगर सागर में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है तो मृत सागर बताएंगे, और झील पूछी जाए तो वान झील बताएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वान झील की लवणता है 330%, और यहाँ अगर बात करें तो ये 130% पर हजार में इसकी गणना की जाती है,
ठीक है, 1000 में से 330% लवणता वान झील में पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका मृत सागर, जिसमें 238% लवणता पाई जाती है। ठीक है, वान झील और मृत सागर में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। और ये लवणता वो क्या बोलते हैं उसको, किसकी उपस्थिति के कारण इनमें लवणता पाई जाती है? तो ये भी मैंने कल आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड की वजह से, NaCl की वजह से, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की वजह से। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका कैस्पियन सागर। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैस्पियन सागर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आप बताएंगे कौन सी है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। इसके आगे बात करें तस्मान सागर की, तो तस्मान सागर के बारे में बस इतना ही जानना है कि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। अब दोस्तों एक फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, कि जो टर्की देश है ये तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जानने के लिए, कौन सा एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। तो हमने जान लिया है टर्की देश कैसा है, तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। कौन कौन सी तरफ से? पश्चिम से तो मरमरा सागर से घिरा हुआ है, दक्षिण की तरफ इसके भूमध्य सागर है और उत्तर दिशा में इसके काला सागर है। तो इस प्रकार से पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा से इन तीनों सागर से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख सागर जिनके से संबंधित पेपर में प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। हमने सागर टॉपिक भी कवर कर लिया है, महासागर कल की क्लास में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सागर से जो 2-3 क्वेश्चन बने थे वो कल ही हमने कवर कर लिए थे। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कृषि। ठीक है, भारत में कौन कौन से प्रकार की कृषि होती है, कैसे होती है, सब के बारे में हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखते हैं एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित जो फैक्ट्स है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी वो क्या करती है? खेती करती है, कृषि करती है। लगभग 65 से 75% जो जनसंख्या है वो किस में व्यस्त है? कृषि करती है। ठीक, इसी के साथ कृषि का कितना योगदान है हमारी जीडीपी में? तो कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? 17.6% लगभग। ठीक है, लगभग 17% के आप कह सकते हैं लगभग 17% जो है वो कृषि का योगदान रहता है जीडीपी में, और ये लगातार घट भी रहा है। ठीक है, क्योंकि कृषि के जो आप कहते हैं कि आजकल क्या हो गया है, कोई भी कृषि नहीं करना चाहता। किसान भी आजकल क्या करते हैं? जॉब करने लगे हैं, और ऊपर से जो ज़मीन होती है वो उतनी ज़्यादा अब उपजाऊ नहीं रह गई है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से। तो बहुत सारे कारण हैं, औद्योगिकीकरण भी कारण है। ठीक है, जिसकी वजह से लगातार कृषि की जो भूमि है वो भी कम होती जा रही है। अब कारण क्या है इसके? देखिए यहाँ भी बताया गया है कारण क्या है। जीडीपी में जो योगदान है इसका लगातार घट क्यों रहा है, कृषि घट क्यों रही है? क्योंकि एक तो रासायनिक उर्वरक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ सिंचाई की अनियमित व्यवस्था होने के कारण भी, और वर्षा समय पर न हो उसके कारण भी जीडीपी में इनका योगदान आप कह सकते हैं कि घटता हुआ जा रहा है। आगे बात करते हैं भारत में फसल चक्र। भारत में कौन कौन सी फसलें हैं? ठीक है, फसल चक्र के अनुसार कौन सी फसलें किस समय पर बोई जाती है, इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें होती है हमारे इंडिया में। तो पहला है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। अब इन्हीं तीनों में हम सभी फसलों को बांट देंगे, रबी, खरीफ और जायद में। सबसे पहले बात करेंगे रबी की फसल की। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर के समय में लगभग बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये मंथ एक आध आगे पीछे भी आपको कई जगह देखने को मिलेगी, नवंबर की जगह यहाँ दिसंबर भी मिल सकता है देखने को, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको ऑप्शन में अगर इस तरह से पूछा जाता है तो उन ऑप्शंस के बीच में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा ताकि आप उसमें पहचान कर पाए।
ठीक है, तो आपको समझना है रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। तो इनको याद कैसे रखें, तो रबी की फसल ऑन माह, ठीक है, ऑन से अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये इस तरीके से इसकी क्या हो गई, इसके समय काल को याद रखने की एक ट्रिक हो गई ऑन माह। रबी की फसल ऑन माह, रबी की फसल ऑन माह, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। ये फसल सिंचाई पर निर्भर करती है बहुत अधिक। इसी के साथ इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ठीक है, ये सभी कौन सी फसलों में आती है, रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये सभी कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। वैसे तो इसके लिए ट्रिक बनाई गई है, आप चाहे तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रहेगी। आप एक दो बार इसको समझेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा भी ट्रिक की संख्या नहीं बढ़ा सकते, फिर आप मिसमैच हो जाएगी वो। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, रबी की फसलों में क्या क्या आएगी, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू। और अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो फिर तो आप इनका समय जानते होगे, जो भी अक्टूबर नवंबर में बोई जाए फसलें, वो सभी किस में आ जाएगी, रबी की फसलों में आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरी फसल जो खरीफ की फसलें होती हैं उनसे संबंधित। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में और इनकी कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। कौन सी फसलों की हम बात कर रहे हैं, खरीफ की फसलों की। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में तो बोई जाएगी और नवंबर दिसंबर में इसको काटा जाएगा। याद कैसे रखें, तो जूजू नदी, ठीक है, खरीफ की फसल जूजू नदी, जूजू यानी जून जुलाई में बोई जाएगी, नदी यानी नवंबर दिसंबर में काटी जाएगी। ठीक है, तो इनके जो फर्स्ट लेटर है जून का, जुलाई का, तो इन दोनों से जूजू बना, और नवंबर दिसंबर का जो फर्स्ट लेटर है नदी, इससे हमारा ये ट्रिक ऐसे बनी है। ठीक है, तो जून जुलाई जूजू और नदी से नवंबर दिसंबर में ये कटेगी। कौन सी फसल, खरीफ की फसल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। इसके साथ ही खरीफ की फसल जो है ये मानसून पर निर्भर करती है, और इसको याद कैसे रखें, कौन कौन सी फसलें हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, मक्का, ये सभी किस में आएंगी, खरीफ की फसलों में आ जाएगी। ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, मक्का। ठीक है, कपास भी इसी में आ जाएगा, कपास भी इसमें ऐड करिएगा। ठीक है, कपास भी खरीफ की फसल में ही आपका आ जाएगा। सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, ये सभी किस में आएंगे, आपकी खरीफ की फसल में। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना और धान में आपका चावल जिसको बोलते हैं, ठीक है, धान को ही क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। तिलहन, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जूजू नदी यानी जून जुलाई में बोई जाएगी और नवंबर दिसंबर में काटी जाएगी। क्लियर। अब तीसरी जो प्रकार की फसलें बचती है वे है जायद फसलें। अब जायद फसलें कब बोई जाएंगी, कब काटी जाएंगी, ये बहुत कम समय के लिए बोई जाती है, क्योंकि ये जल्दी ही ये फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो बुआई कब होगी इनकी, लगभग मार्च में, और अप्रैल या आप कह सकते हैं जून जुलाई के आसपास इनको, या जून में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, तो मार्च में बोई जाएगी और बहुत कम समय के अंदर ये तैयार हो जाती है फसलें, और जून में इनको काट लिया जाता है। और कौन कौन सी फसलें इसमें आती है, जैसे हरी सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी किस में आएंगी, जायद की फसलों में आएंगी। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये फसलें। ठीक है, ये सभी फसलें किस में आएगी, आपकी जायद की फसल में आ जाएगी। अब इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं, इन सभी में से खरीफ की फसल, जायद और आपकी रबी की फसलों में कौन कौन सी आएगी, ये आपको सबसे ज़रूरी है याद रखना। ठीक, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों नकदी फसल। यहाँ से आजकल आपके एग्जामिनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है कि भारत की नकदी फसल कौन कौन सी है, जो भारत के लिए आय का स्रोत बनती है, वो फसलें कौन कौन सी है। तो हम बात करें गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला, प्याज। और नकदी फसल हम उनको कहते हैं जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाए, है ना। तो गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू,
केला, प्याज, ये सभी ज्यादातर किस लिए उगाई जाती है? व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? नकदी फसल नाम देते हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? अब हम देखेंगे दोस्तों जिन फसलों के बारे में हमने अभी सीखा, अब हम ये देखेंगे इनमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, हमारे देश में कौन सी फसल कौन से राज्य में सर्वाधिक होती है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, और विश्व की बात करें तो विश्व में उस फसल को सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल की। तो चावल कैसी फसल है? एक सबसे मुख्य खाद्य फसलों में आती है चावल, और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, यानी चीन जो है वो विश्व में पहले स्थान पर है चावल के उत्पादन में। और अगर बात करें भारत की, तो यहाँ नीचे हम देखेंगे कि भारत का बताया हुआ है कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और ऊपर लिखा हुआ है कौन से देश में होता है। तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस में होता है? चीन में होता है। क्लियर हो गया? भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। ठीक है, पहले नंबर पर अगर भारत में पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल है, और अगर विश्व में पूछा जाए तो चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। अब बात करते हैं गेहूं उत्पादन में। तो चावल, गेहूं और आलू तीनों के उत्पादन में चाइना सबसे पहले नंबर पर आता है, चीन सबसे पहले नंबर पर बाजी मारता है। उसके बाद बात करें यूपी में, भारत की अगर बात करें तो भारत में यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। मक्का की अगर बात करें तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन या पहले नंबर पर मक्का उत्पादन में कौन सा देश आता है? तो अमेरिका आता है। और भारत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है मक्का का, है ना। और बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा नाइजीरिया में होता है, और भारत में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन या भारत में बाजरे के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। ठीक है, अब आगे बात करें दाल और मसाले। सबसे ज्यादा भारत में, या भारत सबसे पहले स्थान पर आता है दाल और मसालों के उत्पादन में। ठीक है, और भारत का कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश आता है। भारत का कौन सा राज्य आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों आगे कुछ और फसलों की। तो कपास का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। विश्व में कपास का उत्पादन कौन से देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो चाइना में होता है। चाइना का यहाँ भी पहला स्थान आ जाता है। आप देख सकते हैं कि हर जगह लगभग चाइना ने ही बाजी मारी हुई है। उसके बाद भारत की अगर बात करें तो भारत में कौन से राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले स्थान पर आता है गुजरात, उसके बाद मुंबई। ठीक, अब बात कर लेते हैं चाय के उत्पादन की। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन यहाँ भी चीन में होता है। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो असम में, और उसके बाद कर्नाटक में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन चाय का कौन से राज्य में होता है? असम में होता है। कॉफी उत्पादन की हम बात करें कि कॉफी का उत्पादन कौन से देश में सर्वाधिक होता है? तो ब्राजील पहले स्थान पर आता है कॉफी के उत्पादन में। और भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादन कॉफ़ी का किया जाता है। तो भारत में पहले स्थान पर कौन आता है? कर्नाटक आता है कॉफ़ी के उत्पादन में। अब हम बात करेंगे रबड़ की। तो रबड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है? तो थाईलैंड में होता है। कौन से देश में होता है? थाईलैंड में होता है। ठीक है, और अगर भारत में पूछ लिया जाए कि रबर उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, या रबर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है, तो आप बताएंगे केरल आता है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु। अब अगर ये पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जूट उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, क्योंकि यहाँ भारत आता है सबसे पहले नंबर पर, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जूट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का है। और भारत के कौन से राज्य में उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि गन्ने का उत्पादन कौन से देश में सबसे ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और भारत में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है।
अब यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा क्योंकि कृषि से संबंधित ही है। क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई। क्या ऐसा कहना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया था, क्योंकि तभी तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। खाने पीने के लिए यहाँ खाद्यान्नों की बहुत कमी थी, तो इसीलिए सिर्फ बढ़ावा दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना को। लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, अगर ये बाय चांस पूछ ले तो आप बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अभी हम इससे पहले एक और फैक्ट्स यहाँ पर जानेंगे कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में, जिसका नाम था पंतनगर विश्वविद्यालय। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर विश्वविद्यालय, जो कि उत्तराखंड में खोला गया। और हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966 से 67 के बीच में लाई गई। हरित क्रांति के जनक बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, कौन है हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। और दुग्ध क्रांति के जनक भी बता दीजिए मुझे कोई, अगर आपको पता है तो। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के तो मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। और दुग्ध क्रांति के और आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसी के साथ अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे भारतीय, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या है? MS स्वामीनाथन है, ठीक है, बिल्कुल। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी आप कह सकते हैं। और दोस्तों, इसको चौथी पंचवर्षीय योजना भी कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए लगभग 1966 के आसपास जो है भारत इसी स्थिति में नहीं था कि वो 5 साल के लिए प्लान बनाए, 5 साल के लिए योजना बनाए, क्योंकि 1 साल की ही पूर्ति कर पाना उस समय मुश्किल था। इतना ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, भूख के मारे लोग तड़प रहे थे। तो इस समय पर 5 वर्षीय योजनाओं को लागू ना करके उसके स्थान पर इन्होंने 1-1 वर्ष की योजना बनाई थी, ठीक है। 5 वर्ष की सीधी योजना ना बना करके इस समय पर 1966 के समय में उन्होंने 1-1 वर्ष की योजना बनाई थी। और उस योजना को, जो 1 वर्ष की योजना बनाई गई थी, उसको प्लान हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। तो 1966 से 1967 के समय उस 1 वर्ष की जो योजना बनाई गई थी प्लान हॉलीडे में, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लागू किए गए थे 1-1 साल के, ठीक है। तो उस समय इसको लागू किया गया था हरित क्रांति को। और इसमें जो MS स्वामीनाथन जी है, ये HYV सीड्स लेकर के आए थे विदेश से, ठीक है, हाइब्रिड। और उससे फिर क्या किया गया था, इस हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, या उनको क्या किया गया था, उनका उत्पादन किया गया था। और अगर यहाँ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल के उत्पादन में इस पर जोर दिया गया था, हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो गेहूं के उत्पादन में। कौन से फसल के? गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक जोर दिया गया था, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसी को दिया गया था। अब आगे चलते हैं, इतना आपने जान लिया, एक बार फटाफट से देखते हैं चावल का उत्पादन कौन से देश में होता है सबसे ज़्यादा। तो चाइना पहले नंबर पर है, गेहूं उत्पादन में भी चाइना पहले नंबर पर है, मक्का उत्पादन में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, बाजरा उत्पादन में नाइजीरिया, दाल और मसालों के उत्पादन में भारत, कपास के उत्पादन में चीन, और चाय के उत्पादन में भी चीन। चाय चीनी, ठीक है, चाय मतलब चीन उत्पादन करेगा सबसे ज़्यादा। और कॉफ़ी ब्राज़ील, रबड़ करेगा थाईलैंड, और जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। इसी के साथ गन्ना ब्राज़ील में उत्पादन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा आपका प्रीवियस ईयर पेपर कि कृषि से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यूटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन से वर्ष में बोई जाती है, या आप कह सकते हैं कौन से माह में बोई जाती है रबी की फसल। तो ओन माह याद है, ओन माह अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये तो इनका समय हो गया। अब कौन कौन सी फसलें हैं रबी की? क्या धान और चना बिल्कुल सही हो जाएगा? क्या धान भी इसी में आएगा?
या नहीं आएगा? जल्दी से कमेंट करिए। नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि चना तो है लेकिन धान नहीं है। धान आपकी खरीफ की फसल हो जाती है, ठीक है। गेहूं और मक्का, अब यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया, गेहूं तो ठीक है रबी की फसल है लेकिन मक्का नहीं है। मक्का और धान पूछी गई किसकी है, रबी की, और बता किसकी दी है इन्होंने, यहाँ खरीफ की, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट जो ऑप्शन बचा यही ठीक होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, चना और गेहूं, ये दोनों ही किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। बाकी यहाँ इसका थोड़ा सा बताया गया है कि कैसे कैसे इसमें से प्रश्न बना है। आगे हम चलते हैं और अगला जो यहाँ पर एक अलग टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसमें हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, ठीक है, कि कौन सी कृषि को हम किस नाम से जानते हैं। जिनमें देखिए अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा कौन से पेपर में कहाँ से इसमें से क्वेश्चन बना है। तो अंगूर का उत्पादन को हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन की क्रिया को क्या कहेंगे, पीसीकल्चर कहेंगे, ठीक है, पीसीकल्चर कहेंगे। मछली पालन पीसीकल्चर। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। गाइस अगर आप इन विधियों को याद करने की ट्रिक चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले ही बनाई हुई है। आप अगर कहेंगे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी जिसमें ये सभी चीजें ट्रिक से याद कराई हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पीसीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि को क्या कहेंगे, मोरिकल्चर कहेंगे। और बागवानी फसलों जैसे फल सब्जी आदि का उत्पादन करने की जो खेती होती है या विधि होती है उसको क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये आपका आर टेट में, राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साग सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर। केचुओं के उत्पादन को क्या कहेंगे, वर्मीकल्चर कहेंगे। और ये बताइए किसानों का मित्र किसको कहते हैं, किसानों का मित्र किसको कहते हैं, वर्मीकल्चर को कहते हैं। फल का उत्पादन क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। फूल का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। वन संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाएगा। ये यूपी टेट में पूछा गया है कि वन संवर्धन की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, तो सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती को क्या कहेंगे, ओलिविकल्चर, क्योंकि जैतून को इंग्लिश में अगर आपसे कोई पूछे तो ऑलिव ऑयल कहते हैं ना जैतून के तेल को, तो उससे याद रखिएगा ओलिविकल्चर कहते हैं, ठीक है। जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित खेती को क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, ठीक है। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। मृदा रहित खेती यानी इसमें पानी से ही खेती हो जाएगी, उसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। तो ये हो गई सारी की सारी विधियां, एक बार फटाफट से देखते हैं जिनको हाईलाइट किया है। मछली पालन की क्रिया को क्या कहेंगे, पीसीकल्चर। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाएगा। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। बागवानी फसलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और इसके साथ ही केचुओं के उत्पादन को क्या कहेंगे, वर्मीकल्चर कहेंगे, ठीक है। और वन संवर्धन की क्रिया को क्या कहेंगे, सिल्वीकल्चर कहेंगे। व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती को ओल्विकल्चर कहेंगे। जल में पौधों को उगाना क्या कहलाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक कवर। इसी के साथ क्रांति से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में बन जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कौन कौन सी क्रांति है, प्रमुख क्रांतियां कृषि की। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है आपके प्रीवियस पेपर में। तो कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, चलिए देखते हैं। पहली है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस लिए लाई गई थी, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अभी हमने हरित क्रांति के बारे में जाना, बताइए कौन से सन में इसकी शुरुआत की गई थी। जल्दी से आंसर करिए अब आप सभी लोग। हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, और साथ ही साथ हरित क्रांति के जनक बताने हैं आपको, ठीक है। हरित क्रांति के जनक या पितामह किसको कहा जाता है,
साथ ही साथ भारतीय जनक भी आपको बताना है, ठीक है। भारतीय जनक भारत में कौन लेकर के आया इस क्रांति को, वो भी आप मुझे बताइए। इसके साथ आती है श्वेत क्रांति। श्वेत यानी सफेद, तो सफेद क्रांति किसके लिए, दूध के उत्पादन के लिए लाई गई श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति। पीली क्रांति किसके लिए, तिलहन के लिए होती है, ठीक है। पीली क्रांति किसके लिए होती है, तिलहन के लिए होती है। आगे बात करें नीली क्रांति, तो ये मत्स्य से संबंधित होती है, मछलियों से संबंधित। तो मछलियां कहाँ रहती है, जल में रहती है। और जल का आप अगर देखें समुद्र का या नदियों का रंग कैसा होता है, स्वच्छ जल का रंग अगर हम देखें उसमें नीला दिखाई देता है वो, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं समुद्र से, और समुद्र में पाई जाती है क्या, मत्स्य, मछलियां, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्या है, नीली क्रांति है, ठीक है, नीली क्रांति है। आगे बात करें झींगा और प्याज का उत्पादन के लिए जो क्रांति आई उसको क्या नाम दिया गया, गुलाबी क्रांति। अब प्याज की आप देखेंगे, प्याज की जो बाहर का छिलका होता है वो गुलाबी रंग का होता है, और झींगा, ये झींगे के उत्पादन में भी को भी गुलाबी क्रांति का ही नाम दिया गया। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, ठीक है, मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगर पूछा जाए गोल क्रांति, तो गोल गोल क्या है, आलू है ना। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति, ठीक। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये फल और बागवानी में वृद्धि के लिए ये क्रांति लाई गई, स्वर्ण क्रांति, ठीक है, बिल्कुल। तो फल और बागवानी में वृद्धि के लिए स्वर्ण क्रांति। और रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन के लिए रजत क्रांति इसको नाम दिया गया, अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही सभी कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए इंद्रधनुष क्रांति आई, और ये आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। इंद्रधनुष क्रांति आपके प्रीवियस पेपर में पूछी गई है कि कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई। अब आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो आप इसको ऐसे मान करके चलिए कि 7 अलग अलग कृषि को, यानी कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक ही हम नाम इसको दे सकते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है। आगे बात करें बायोडीजल के उत्पादन के लिए काली क्रांति लाई गई, कौन सी क्रांति, काली क्रांति। आगे बात करते हैं मसालों के उत्पादन के लिए बादामी क्रांति लाई गई। और नदी जोड़ो परियोजना के लिए अमृत क्रांति, क्योंकि नदी आपस में जुड़ेगी तो गांव गांव में, गली गली में क्या पहुंचेगा, पीने का स्वच्छ पानी पहुंचेगा, और पानी को हम क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना को क्या नाम दिया गया, इस क्रांति को अमृत क्रांति नाम दिया गया। और उर्वरक उत्पादन को ग्रे क्रांति के नाम से जानते हैं, ग्रे क्रांति। बायोडीजल उत्पादन को कृष्ण क्रांति के नाम से हम जानते हैं। बांस के उत्पादन को हरित सोना क्रांति, ठीक है, हरा सोना, हरित सोना क्रांति कहते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां थी, फटाफट से एक बार फिर से देखेंगे। खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा और प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति संबंधित है फल और बागवानी में वृद्धि के लिए, ठीक है। रजत क्रांति संबंधित है अंडे में वृद्धि के लिए, अंडा उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ऑलराइट, काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, और अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है बांस उत्पादन से। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप यहाँ देख पाएंगे, मध्य प्रदेश स्टेट में पूछा गया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो जल्दी से बताइए, दुग्ध से, पुष्प से, फल से या मत्स्य से। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नीले नीले जल में कौन रहती है, मछलियां रहती है। तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति,
ठीक है, याद हो गया आपको। आप एक दो बार इसको और देखेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। अब जैसे फल के उत्पादन की क्रांति है, पोमोलॉजी, तो फलों में जो हमारा अनार है जिसको हम पोमोग्रेनेट कहते हैं, तो उससे इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये सारे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। जिनमें सबसे पहला फैक्ट क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो अभी हमने जाना थोड़ी देर पहले ही कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से, है ना। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1966 से 67 में की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, अगर विश्व में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व में अगर पूछा जाए। और वहीं अगर भारत लिखा हो प्रश्न में कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो तब आपको एक ही जवाब देना है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या बताएंगे आप, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, या आप कह सकते हैं हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर कौन सी फसल के उत्पादन पर दिया गया, तो गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, या आप कह सकते हैं गेहूं की फसल के उत्पादन में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। भाई दूध का रंग कैसा है, सफेद, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक में इन दोनों के ही पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति का आपने पहले देख लिया, अब श्वेत क्रांति का देखिए। श्वेत क्रांति के जनक का नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रहेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, तो ऑपरेशन फ्लड भी हम दुग्ध उत्पादन को या श्वेत क्रांति को ही हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये भी दुग्ध उत्पादन के बढ़ावे के लिए क्रांति, ऑपरेशन फ्लड इसको नाम दिया गया। डेयरी उद्योग से संबंधित या दुग्ध उत्पादन से संबंधित ही है ऑपरेशन फ्लड भी। ठीक है, फ्लड का मतलब बाढ़, किसकी, दूध की बाढ़ आ जाए या दूध की नदियां बहे, उसके लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जिसमें नई नई किस्मों की गायें भैंसों की प्रजातियां लाई गई। इसके आगे बात करते हैं 2,4-D। ये क्या है 2,4-D, तो ये एक खरपतवार नाशी है, एक आप कह सकते हैं कि जो फसलों में लगने वाला जो कीड़ा होता है, नुकसान करने वाला होता है, कीड़ा नहीं हम कह सकते इसको, खरपतवार तो शायद उसको कहते हैं जो अनचाही घास उगाती है। ठीक है, खेतों में या फसलों के बीच बीच में जो अनचाही घास उत्पन्न हो जाती है, जम जाती है, उसको खरपतवार कहते हैं और उसको हटाने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फलीदार पौधों की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनको क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी गांठ, उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठ्स पाई जाती है, और उस गांठ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, और वो क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उसका नाम क्या है, राइजोबियम है, राइजोबियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना था सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। हरी खाद वाली फसलें कौन कौन सी है जिनसे हरी खाद बनाई जा सकती है, तो सनई, ठीक है, ढेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार आदि। इनको क्या करते हैं, जैसे सनई है, इसको क्या करेंगे, उगा करके और फिर इसको काट के ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, उससे खाद बन करके तैयार हो जाती है हरी खाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गेहूं की किस्में कौन कौन सी होती है, तो कुछ गेहूं की किस्मों के नाम दिए गए हैं, आपको अभी तक वैसे तो नहीं पता होगा। ठीक है, सिर्फ खाने से मतलब है, किस्मों से क्या करना, आम खाने से मतलब है गुठलियाँ गिन के क्या करना, लेकिन यहाँ एग्जाम में गुठलियाँ भी गिनवा देता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गेहूं की किस्मों के नाम कौन कौन से हैं, कल्याण सोना,
अर्जुन। सोनालिका, सोनालिका ट्रैक्टर भी आता है ना, ट्रैक्टर की कंपनी है सोनालिका, उससे याद रख लीजिए। हीरा, ठीक है। पूसा विशेष, तो ये सभी गेहूं के कुछ किस्में हैं। कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा विशेष। सफेद सोना किसे कहते हैं? तो सफेद सोना कहते हैं कपास को। कपास बिल्कुल सफेद होता है और नकदी फसल में आता है कपास, ठीक है। इसको हम सफेद सोना कहते हैं। अल्फांसो संबंधित है, तो ये आम की प्रजाति है अल्फांसो। अल्फांसो किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है, ठीक है। ये आम की किस्म है। आगे बात करेंगे बंकी टॉप। बंकी टॉप रोग किसमें लगता है? तो ये केले में लगने वाला रोग है बंकी टॉप। क्या है? बंकी टॉप। अब इसको याद कैसे रखें कि भाई ये केले से संबंधित है? आपने देखा होगा केला जो होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ या मुड़ावदार जो इसका सिरा होता है, टॉप होता है, वो थोड़ा सा बांका होता है ना, बिल्कुल सीधा नहीं होता, बांका होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका बांका टॉप हो जाता है। तो ये केला कैसा होता है? केले में लगने वाला जो रोग होता है उसकी वजह से इसका जो टॉप है, टॉप वाला हिस्सा है, वो बांका हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाकी टॉप रोग किससे संबंधित है? केले से संबंधित है। धान की कौन कौन सी किस्में हैं? तो जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताईचुंग, ताईचुंग 65। देखिए कैसे कैसे नाम है। जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताईचुंग 65, ये धान की किस्में हैं, ठीक है। धान की किस्में हैं। आगे बात करें धान के खेत में जैविक उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो एजोला है, एजोला, ठीक है। याद रखिएगा, धान की खेती के लिए जैविक या जैव उर्वरक की हम बात कर रहे हैं तो उसका नाम है एजोला। याद रख पाएंगे इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके एग्जाम से रिलेटेड, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से है। एक तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति आपको पूरा पता होना चाहिए, कौन से सन में आई, विश्व में इसके कौन जनक थे, भारत में कौन जनक थे, कौन सी फसल के उत्पादन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये तो हो गई हरित क्रांति से संबंधित बात, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आई थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में किसके उत्पादन को बढ़ावा दिया, कौन इसके जनक है ना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसको जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट था वो ये था कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जो जड़ों में गांठें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, और वहाँ वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। और ये भी आपको पता हो कि सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने जैविक कृषि को अपनाया, ठीक है। इसके साथ ही आपने यहाँ पता होना चाहिए कि कपास को हम सफेद सोना भी कहते हैं। और इसके साथ ही जो अल्फांजो प्रजाति है या अल्फांजो किस्म है वो किसकी है? तो आम की है। आम की अल्फांजो जाति है या प्रजाति या जो भी किस्में जो भी बोलते हैं, तो ये पता हो। और धान की खेती के लिए जैव उर्वरक के तौर पर किसको प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया। तो इतना ही हमें आज की क्लास में कवर करना था। बाकी एक क्लास और होगी जिसमें हम सभी भारत की मिट्टियों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स को जो इससे संबंधित है वो सब कवर कर लेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को गाइज हम यहीं तक रखेंगे, और बाकी अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपको नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे दोपहर की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बीच में आपकी 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, उसमें आपको ज़रूर उपस्थित रहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में हिंदी की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।